अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपके पास प्री सीन मटेरियल अवेलेबल हो चुका है। प्री सीन हम देखेंगे, यहाँ पे नॉलेज लेंगे कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री टेस्ट की गई है और आपके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या नाम है, क्या बिज़नेस है, क्या वहाँ पे हो रहा है, हम यहाँ पे उस चीज़ की एनालिसिस कर रहे होंगे। क्या पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स आपकी बन रही होंगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस नॉलेज। आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना याद है, और पढ़ते हुए सिनेरियो को पढ़ते हुए आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि क्या क्या पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स आपकी आ सकती हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले मैंने जैसे आपको रेगुलर क्लासेस में भी चीज़ें समझाई हैं कि प्री सीन में आपको बेसिकली नॉलेज दी जाती है, आप उसको कहीं से लाइव कंपेयर नहीं करेंगे। आपको ढूंढना शुरू नहीं करना भाई एचपी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, क्या नहीं है, हेरिटेज की कहानी या ये वो। जो प्री सीन में आपको एग्जामिनर समझाता है ना, वो एज इन बिल्कुल बेसिक लेवल से कि आपको इस इंडस्ट्री की, आपको इस सेक्टर की नॉलेज है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे बात आ जाए कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा एज मिल जाएगा, हो सकता है उनके लिए चीज़ें और डिफ़िकल्ट हों। आपने लाइव अपनी ज़िंदगी में, लेट सपोज जैसे मैं प्रैक्टिकल भाई काम करने वाला बंदा हूँ, मैं अपनी लाइफ ज़िंदगी में सिनेरियोस को जो देख रहा हूँ, मैं उसको रियली बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेबल कहीं कहीं पे देखें। मेरी लिखने की वो ड्राफ्टिंग स्किल हो सकता है मुझे यहाँ पे हेल्प आउट करें, लेकिन मैं लाइव, लेट सपोज मैंने कहीं पे सिनेरियो देखा होगा, आपको समझाने के लिए, एज एन टीचर आपको समझाने के लिए वो चीज़ बेहतर होती है कि लाइव हमने देखी हुई है वो चीज़ें। लेकिन प्री सीन एग्जाम परस्पेक्टिव से मैं उसको लाइव उसको कनेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे प्री सीन का मकसद ही यही है कि आप लोगों को ये बताया जाए, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दी जाए। जैसे आपको एयरलाइन इंडस्ट्री की थी, आपको उबर का जो हमारा केस आया था, उबर से रिलेटेड जो हमारा था, कि आपको उबर का, आप क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका फ़्लाइट का किसी का एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने वो लिया हुआ हो भाई, लेकिन उबर करीम आपने यूज़ किया तो उस सिनेरियो को आपके लिए समझना थोड़ा ईजी था। अब यहाँ पे आपका हेरिटेज का सिनेरियो आया हुआ है, जो आप भी आपका मार्च का एप्लीकेबल प्री सीन का आपके पास इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो यहाँ से हमें सीखना यह है कि आपको इंडस्ट्री लेवल पे जो एग्जामिनर नॉलेज दे रहा है ना एक एक चीज़ की, वो जहन में बिठानी है, ताकि आपको एग्जाम डे पे कोई चीज़ न्यू ना लगे। आपके लिए कोई वर्ड्स, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो है ना आपके लिए ये जो है कि न्यू ना हो। तो आए हम शुरू करते हैं कि एग्जामिनर ने क्या टेस्ट किया हुआ है, किस तरीके का सिनेरियो आपके लिए आया हुआ है मार्च 2025 के लिए। सबसे पहले यूजुअली आप जैसे प्री सीन देखते आ रहे हैं प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट से, सबसे पहले भाईजान क्या आता है, आपका कंटेंट आ रहा होता है फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज तो बेसिकली आपका ये हो जाता है जहाँ पे आपका ये लिखा होता है। तो यहाँ से आपका भाई इंट्रोडक्शन कंटेंट दिया हुआ है। जैसे मैं आपको अपने लेक्चर्स वाइज भी बताया हूँ कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स कैसे बनती हैं, एग्जामिनर ने इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बता दी कि फर्स्ट भाई ये है, और आपके पूरे प्री सीन का कंटेंट इसका ही फर्दर जो है कि आपको इन दिस फॉर्म ऑफ पैराग्राफ नॉलेज फर्दर दी गई होगी। भाई क्या है भाई, एरेडिसा सेक्टर इंफॉर्मेशन। सेक्टर मीन्स आपकी जो इंडस्ट्री चल रही है। ओवरव्यू ऑफ चैरिटेबल सेक्टर, हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमारी इस बार टेस्ट होने वाली जो है क्या होने वाली है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के जब सिनेरियोज आते हैं तो बच्चे थोड़े इसको और डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके जाते हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं माइंड में कंपैरिजन भी चलता रहे, ताकि आपको दोनों का माइंड में पता हो कि उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है। वेरे अगर जैसे आपने प्री सीन अगर पढ़ लिया है, पहले आपने गो थ्रू करा हुआ है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एग्जामिनर ने हर एक चीज़ को क्लासीफाई किया हुआ है कि कैसे क्या चीज़ है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो आपके लिए चीज़ें ईजी कर दी गई हैं। चैरिटीज़ लीगल पोजीशन ये आपकी क्या है, स्लाइड्स की इन्फॉर्मेशन है। बाकी इनके फर्दर पैराग्राफ फॉर्म में नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे नॉर्मल रेगुलर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन लेक्चर्स में भी ऐसे बनाए हुए, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। चैरिटी रेगुलेशन, हेरिटेज सब सेक्टर, हेरिटेज चैरिटी सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स हमें बताएंगे यहाँ पे। हेरिटेज चैरिटीज़ इनकम, इनकम क्या होती है, बिल्कुल जो है ना इनकम ही जो है ना, इनकम क्या है भाई, रेवेन्यू स्ट्रीम हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
फिर वो चाहे आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इनकम तो सबको चाहिए ना, क्योंकि काम करना है तो पैसा तो मेरे भाई चाहिए। फिर हेरिटेज चैरिटीज एक्सपेंडिचर, दैट्स वेल एक्सपेंस भी हो रहे होंगे। हेरिटेज चैरिटीज चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सेक्टर वाइज। हेरिटेज चैरिटीज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आपको केपीआई भी भाई दे दिए गए। आज की हमारी जो कोशिश होगी, हम फर्स्ट सेक्टर को ही कवर करेंगे हमारी फर्स्ट मीटिंग में यहाँ में। कल वाली क्लास में नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे हम जो है कि अपनी जो रिलेवेंट इंडस्ट्री यहाँ पे टेस्ट गई, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो हिस्टोरिक प्लेसेस के नाम से, उसको हम पूरा का पूरा टैकल कर रहे होंगे। तो आज का ही हम फोकस रख के चीज़ों को देखते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ गया भाई इंट्रोडक्शन, क्या है आपका हिस्टोरिक प्लेसेस। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्टर नहीं, हिस्टोरिक प्लेसेस इज अ चैरिटी व्हिच ऑपरेट्स इन द कंट्री ऑफ एराडेसा। इट एम्स टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल साइट्स इन एराडेसा। एराडेसा आपका कंट्री है जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या कर रही है, कंट्री लिखा हुआ है कंट्री ऑफ एराडेसा, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपकी, अब आप ये सोचें कि यहाँ पे आप क्या हैं भाई, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कंट्री में जो है कि ऑपरेट करती है, और वो उसका सेक्टर वाइज जो है कि क्या है, अब नीचे हमारी उसको ही सेक्टर को हम एवोल्यूट कर रहे हैं। क्या है, एराडेसा सेक्टर इन्फॉर्मेशन, ओवरव्यू ऑफ चैरिटेबल सेक्टर। अब यहाँ पे पूरी सेक्टर वाइज आपको पहले ये अपना माइंड थोड़ा बस क्लियर रखें। मैं बार बार रिपीट करने का मतलब ही मेरा यही है कि आपका माइंड ये ना हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं। अभी हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तभी मैंने किया कि 2 पार्ट में करेंगे आपको, क्योंकि माइंड क्लियर हो, आपका कन्फ्यूजन ना हो कि यही तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि आपको पता हो कि कौन सा डेटा किस तरीके से आपको यूज़ करना है अपने एग्जाम में। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। चैरिटीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं? आपकी सोशल वर्क के लिए, जो काम लेट सपोज गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, या उनकी लिमिटेशंस हैं, या कुछ भी हालात की वजह से चैरिटीज़ आ गई। किसी का मोटिव है, भाई मेरा मोटिव है मैं मदद करना चाहता हूँ गरीबों की। ये एक तो ये कि भाई मैंने ऐसे किसी को कपड़े लेके दे दिए, किसी की ऐसे हेल्प कर दी एजुकेशन के लिए, किसी की फ़ीस में वो कर दी भाई, जो है कि मदद कर दी, स्कॉलरशिप्स दे दी किस तरीके से। या तो ये कि मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन इन सब कामों के लिए खोल दूँ, वो क्या हो जाएगी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। They carry out many different activities, including helping the sick and disabled, providing poverty relief and education, preserving history and campaigning on issues affecting society। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं किसका, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपर्स ये क्या हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं, या मल्टीपल चीज़ों में उनका रोल हो सकता है। चैरिटीज रेज फंड्स थ्रू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग डोनेशन बाय दोज हु सपोर्ट देयर वर्क एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। द चैरिटेबल सेक्टर इंक्लूड्स लार्ज नेशनल चैरिटीज एंड स्मॉलर चैरिटीज व्हिच ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल साइट। कई ऐसे नेटवर्क्स हैं जो चैरिटीज़ आपकी ग्लोबली भी काम कर रही होती हैं, कई ऐसी होती हैं सेक्टर वाइज, सिटी वाइज हो गई। तो इस तरीके से चैरिटीज़, आपको जनरल एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि चैरिटीज़ कैसे काम कर सकती हैं, या चैरिटीज़ को नॉर्मली डोनेशन, उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कहाँ से आ सकता है। जो लाइक कर रहा है, लेट सपोज किसी को पसंद है कि यार एजुकेशन में लोग ज़्यादा, मेरा भाई ये है कि भाई एजुकेशन मस्ट है भाई सब चीज़ में, तो मैं एजुकेशनल जो भी चैरिटीज होंगी, लेट सपोज मैं उनको डोनेशन कर रहा हूँ। मैं हेल्थ को ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई जो भी हेल्थ रिलेटेड हमारी चैरिटीज है, मैं उनको वो करूँ ज़्यादा प्रमोट करके, मैं उनको अपनी डोनेशन दूँ। तो मल्टीपल जो है कि आपके थॉट्स होते हैं, जो डोनर हैं आपके, उनका क्या विजन है, वो कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उस सेंस में चलता है। चैरिटीज लीगल पोजीशन, चैरिटीज इन एराडेसा, अब क्या है पर्टिकुलर कंट्री में आपको बता रहा है। अब आप यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकल लाइफ का किसी का सिनेरियो, लेट सपोज आप कहीं पे चैरिटी में ही, आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने कभी ज़िंदगी में वॉलंटरी काम करा है, यहाँ पे नीचे वॉलंटियर्स वगैरह सब चीज़ें आएंगी, काम किया है, तो हो सकता है आपका माइंड वहाँ पे जाएगी, यार एसबीएल तो प्रैक्टिकल का पेपर है भाई, ये है वो है, मैं उसको कनेक्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे वही काम की बात है कि जो है ना, आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को
अप्लाई करें, ना कि हर एक चीज़ को यहाँ के कंट्री के या उस ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे आपने अगर लेट सपोज काम किया है, जिसको आपको जिस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है वो हो सकता है आपके पेपर के लिए या इस सिनेरियो के लिए रिलेवेंट ना हो। तो कोशिश करनी है जितना सिनेरियो रिलेटेड सोचेंगे या उसको कनेक्ट करने की करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इर्रिलेवेंट चीज़ों को मैं शुरू में पढ़ाते वक्त भी रेगुलर क्लासेस में भी आपको ये चीज़ बताता आया हूँ कि इर्रिलेवेंट चीज़ों को हमने जो है कि यहाँ पे नहीं डंप करना, जितना हो सकेगा रिलेवेंट चीज़ों का। कोई भी हाइपोथेटिकल पॉइंट्स अगर नहीं मिला हुआ अलग बात है, लेकिन हाइपोथेटिकल पॉइंट्स हमें यहाँ पे जितना कोशिश करके नहीं डालना। Charities in Odisha are often set up as a companies limited by guarantee. Limited by guarantee क्या मकसद है? A company limited by guarantee। देखिए मैं लेट सपोज डेफिनेशन नहीं बता रहा, एग्जामिनर ने हर एक चीज डिफाइंड लिमिटेड बाय गारंटी उसका ही डेफिनेशन बताइए कि अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैव एनी शेयर्स आर शेयर होल्डर्स। क्या है उसके पास? उसके कोई शेयर और शेयर होल्डर्स नहीं है। आपको हर चीज़ की कंपैरिजन नॉर्मल आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लेट सपोज या तो पार्टनर हैं भाई, 50-50 का पार्टनरशिप है, जो भी प्रॉफिट और लॉस आया आप क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। भाई प्रॉफिट है तो आप डिवाइड करेंगे, लॉस है तो आप डिवाइड करेंगे। शेयर होल्डर्स हैं तो उनको क्या हो जाता है, आपको कैपिटल गेन के थ्रू आपको भाई शेयर की प्राइस बढ़ रही है या डिविडेंड के थ्रू आपको प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। नॉर्मल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहता है, लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी है, वहाँ पे नॉर्मल शेयर्स या शेयर होल्डर्स नहीं होते। इट इज underwritten by guarantors who guarantee to pay a specified amount of money to help settle in debts only in the event of insolvency। रेगुलर नहीं कि भाई आपको कोई काम करना है, आपको फंड्स की ज़रूरत है और नहीं मिल पा रहे तो गारंटर आपको पैसा दे। अगर इन केस कभी कोई ऐसा केस आ जाता है इनसॉल्वेंसी, आप बैंक करप्ट हो जाए, आपके ऐसे हालात ख़राब हैं, तो गारंटर्स नीचे आपको वो भी बताया गया कि गारंटर्स अपना कोई स्पेसिफाइड, गारंटी का मतलब क्या होता है, हम बोलते थे ना हिंदी में तो हम बोलते थे जामिन होना, या गारंटर का सिंपल मतलब ही हम लेते हैं कि भाई आपने किसी से पैसे लिए, आपने बीच में एक बंदा रख दिया कि भाई ये गारंटी है, तो मेन बंदा अगर कहीं पे भागता है, कुछ हो जाता है तो गारंटर को भाई पकड़ा जाएगा, भाई तू दे, भाई तूने गारंटी दी है। इस तरीके का सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल ही है, अगर वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे इन केस अगर होता है तो इंसॉल्वेंट होती है, तो गारंटर ने जितनी अमाउंट एज एन गारंटी करा होगा वो क्या करेगा, उसको डेब्ट उनके पे करने में क्या करेगा, उसका अपना किरदार वो अपना पे करेगा, भाई रोल अदा करेगा। सरप्लसेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गारंटर्स बट इन्वेस्टेड इन द चैरिटी टू हेल्प प्रोमोट्स इट्स चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि शेयर या शेयर होल्डर्स नहीं है, अगर नुकसान होगा तो फिर गारंटर्स आएंगे। भाई अगर सरप्लस है तो वो ऐसा एजन, क्योंकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऐसा नहीं कि भाई आपके पास पैसा पड़ा हुआ है सरप्लस में तो ये गारंटर्स को हम दे देते, ऐसा नहीं होगा। उसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट बता रहा है चैरिटेबल। लीगल पोजीशन क्या है, ये लीगल एक पोजीशन है ना, लीगल है कि भाई क्या आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आपके फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके फंड्स की एलोकेशन आखिर क्या है। सरप्लस होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे, वो चैरिटेबल के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो मिशन है, उसमें क्या कर दी जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे फर्दर कि ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ही रिटर्न मिलते रहे उसके। चैरिटीज एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड बाय देयर गवर्निंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे नॉर्मल क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नॉर्मल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे चैरिटीज के लिए क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो एक क्या माना जाता है, रूल बुक माना जाता है, जहाँ पे आपके सारी चीज़ें डिफाइंड है। ये आपको पता होना चाहिए वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यहाँ पे अहम चीज़ें हाईलाइट करनी है, मैं यहाँ पे करता जाऊँगा, उनको आप नोटिस करेंगे कि आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए जी। अगर कोई एग्जामिनर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट दे देता है, वहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आपको दिख जाता है, तो आप क्या करें, जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर पाएँ कि आपने ये चीज़ कहाँ देखी थी आपको, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत क्रूशल है। अगर आपको याद नहीं आएगा कहाँ है, आप पूरी प्रीसीन को फिर से गो थ्रू कर रहे होंगे, जो आपके लिए टाइम टेकिंग होगा, और टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते पेपर में वेस्ट करना। Many charities raise funds by means of surplus from commercial activities. For example, देखिए मुझे कुछ बताने की लेट सपोज ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ बताई गई है।
मैं आपके लिए चीज़ें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके एक आध एग्जाम्पल दे के ईजी करना चाहता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनर ने शुक्र है हर चीज़ क्या लगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल क्या है, रनिंग शॉप्स कमर्शियल एक्टिविटीज आर कैरीड आउट थ्रू सब्सिडरीज कंपनीज विच चैरिटीज होली ओन्ड। अब है क्या मेरे भाई, जहाँ पे भी आपकी चैरिटीज़, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी साइट जहाँ पे है, जैसे नॉर्मल यहाँ पे जो सिनेरियो में आपकी साइट्स हैं जहाँ पे आपकी चीज़ें, हिस्टोरिक प्लेसेस को क्या किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, जहाँ पे आपकी लोकेशन है वहाँ पे आपने छोटी बहुत क्या कर दी, टक शॉप खोल दी, कैंटीन खोल दी, जाहिर सी बात है वहाँ पे आपके पास रेवेन्यू आएगा। सिंपल होटल का बिजनेस बेटा क्या है, होटलिंग सर्विस इंडस्ट्री जो भी आपका है, नॉर्मल प्रोडक्ट भाई ये पेन है, मैं 10 रुपए की लाया हूँ 15 की बेच रहा हूँ, 3 रुपए के मेरे एक्सपेंसेस हैं, 2 रुपए मेरे बच रहे हैं, नॉर्मल क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट आ गया। इससे क्या है, मैं अर्न कर रहा हूँ। मैंने कितने इन्वेस्ट किए, 10 रुपये इन्वेस्ट किए, 3 रुपए के मेरे और एक्सपेंसेस हैं, मेरे 13 रुपये टोटल वो हो गई, कॉस्ट हो गई, 2 रुपये मुझे एंड में बच रहे हैं। नॉर्मल ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको थोड़ा बड़ा करके सोचें, आपका छोटा मोटा रेवेन्यू जो आता रहेगा, क्या है, इस तरीके से भी ऑर्गेनाइजेशन या इस तरीके से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कमा सकती है। ये क्या हो गई, थोड़ी कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, इसमें कोई बुराई नहीं है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नीचे सिनेरियो में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस तरीके से वो पैसे फंड्स या रेस कर सकते हैं। या तो सब्सिडरीज होती हैं जो होली ओन्ड बाय क्या होती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके ऑपरेशंस लेट सपोज कमर्शियल है, जो भी उनके रिटर्न आ रहे हैं वो क्या होगा भाई, आपके चैरिटेबल गोल्स में फिर उनको क्या किया जाएगा और यूज़ किया जाएगा। यही था ना ऊपर जो था, सरप्लस जो है क्या यूज़ किए जाएंगे, सरप्लस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गारंटर्स बट इन्वेस्टेड इन द चैरिटी टू हेल्प प्रोमोट इट्स चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। मेन जो इनका ऑब्जेक्टिव है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव अलग है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मली क्या है, जिस तो एक तो सेक्टर में जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक मिशन गोल होता है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। हम सिंपल अगर कमर्शियल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सेक्टर में होंगे, हम क्या बोलते हैं भाई, इसका प्रॉफिट अर्न करने का मकसद है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मिशन या उसका गोल क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें क्या क्या बताया गया है सिनेरियो में भाई, हिस्टोरिकल प्लेसेस या जो हम ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए वैल्यू है विद इन टाइम, जो है कि भाई उनको प्रिजर्व करेंगे तो हमें आगे चल के ये फ़ायदा देंगी या ये वैल्यूएबल होंगी, वैसे सिनेरियो है। अब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसका हेल्थ रिलेटेड भाई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का एजुकेशन रिलेटेड जो है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये डिपेंड करता है सबका कि क्या क्या किस तरीके से सिनेरियोज हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कनेक्टेड रहें इसी सिनेरियो से। अब चैरिटी की रेगुलेशन नॉर्मली आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कमर्शियल हो गई, फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या एनजीओ हो गए, गवर्नमेंट के खिलाफ या रेगुलेटरी बॉडीज होती ही होती है लाजमी, क्योंकि नहीं होगी तो उनको फिर कंट्रोल कौन करेगा, खुला एंड तो आप किसी को भी नहीं दे सकते। नॉर्मली अगर देखें ना, आज के ज़माने में चैरिटीज़ का नॉर्मली यूज़ जो होता है, इनका होता है मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पस से ज़्यादा यूज़। जहाँ पे जो इनके नॉर्मली आपने वहाँ पे क्या देखें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कमर्शियल में क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे होते हैं आपके ट्रस्टीज होते हैं। नॉर्मली वो उनकी कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कोई कहीं से इलीगल पैसा आ रहा है, वो यहाँ से जो है कि क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डोनेशन वाइज जो है कि इन हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वही कहीं ना कहीं उनकी सैलरी से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, या कुछ ना कुछ करके वो क्या हो रहा होगा, वाइट हो रहा होता है पैसा। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो इनके लिए इनके ऊपर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा लाजमी है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ का अगर मैं कनेक्ट करूं, जो भी आप अगर बाहर जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इस पे इतनी ज़्यादा रेगुलेशन हो गई हैं, आपसे बाकायदगी से पूछा जाता है कि आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी पोजीशन पे तो नहीं है, आप कनेक्टेड तो नहीं है। ये क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, और बैंक वाइज हर जगह पे आपकी ये ट्रांजेक्शन जो होती हैं आपकी मॉनिटरिंग होती है। बैंक्स में प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, आपकी एक एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाता है। रेमिटेंसेस हो गई, रेमिटेंसेस पे सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है, और उनके ऑटोमेटेड सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ पे। उनके जो है कि चीज़ें क्राइटेरिया दी गई हैं कि इस तरीके की, और ट्रांजैक्शन को जो है कि सिस्टम खुद ब खुद पकड़ता है, फिर वो मैन्युअली मॉनिटर की जाती हैं, इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। बहुत ही तगड़ा निज़ाम इसके लिए बनाया गया है, और लूप्स भी हैं उनको बेहतर किया जा रहा है विद इन टाइम। तो रेगुलेशन
ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये कि इसको क्या क्या किया मैंने, इस तरीके से एनालाइज करना है। लाइव एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जो मैंने अपनी लाइफ प्रैक्टिकल में जो है कि प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहा हूँ सिनेरियोस को, तो मैं आपको इस तरीके से कनेक्ट करके थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ईजी कर सकता हूँ कि किस तरीके से चल रहा है, रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है। आपके हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो तो उसको ये करना, क्योंकि चैरिटीज़ नॉर्मली क्या होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल रखते हैं इतनी लंबी बात को, चैरिटीज़ में रेगुलेशन ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का ज़्यादा चांस होता है, फ्रॉड का चांस बहुत ज़्यादा होता है। Charities in Odisha are regulated by Charity Supervisory Board, क्या है, CSB regulated है, established by Odisha central government. The CSB aims to ensure that the general public can confident that donation to charities will be used for proper charitable purposes. ऐसा तो नहीं है ना भाई, आपके पास डोनर्स जो है कि डोनेशन तो दे रहे हैं, आप जो है कि प्रॉपर या उन फंड्स का सही से यूज़ नहीं हो रहा, वो आप फर्दर इलीगल एक्टिविटीज़ में तो यूज़ नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है मॉनिटरिंग करना हर एक चीज़ में, कोई भी इलीगल यूज़ या प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या हो रही है, मॉनिटरिंग करेंगे। और कौन करेगा, CSB जो है कि ओडिशा की सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ बोर्ड है भाई। The CSB investigates allegation that charities are not acting in accordance with their charitable objectives. अगर उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगता है कि भाई ये चैरिटी अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं कर रही तो CSB बोर्ड उसको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। आर बिहेविंग अनएथिकली और मिसयूजिंग फंड्स और अदरवाइज ब्रीचिंग रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या है, कोई भी बोर्ड की तरफ से, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई चीज़ बताई गई है, आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे या उसको फुलफिल करने में नाकाम हो रहे हैं, तो आपको क्या है भाई, आपने रेगुलेशन को ब्रीच करा है, तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन हो सकता है फाइन डाले जाएं, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया जाए, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। और वो हाथ में क्या, CSB के बोर्ड के में हाथ में होगा, वो क्या डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। The content of charities accounts is governed by a statement of recommended practices, CSORP. The content of charities accounts is governed by a statement of recommended practice, SORP, published by CSB. The CSB requires all charity accounts to audit. Accounts का मतलब क्या है भाई, जो पैसा आ रहा है जा रहा है, CSB ने एक अलग जो है कि आपका क्या बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट समझ लें या कुछ भी, उसको गवर्न करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिस, SORP, पब्लिश्ड बाय क्या है, CSB जो है कि पब्लिश किया हुआ है, जिसके थ्रू ये गवर्न होता है। वहाँ पे क्या है, द CSB रिक्वायर्स ऑल चैरिटीज अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड। क्या होगा, ऑडिट करेंगे भाई, क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। लार्जर चैरिटीज हुज एनुअल इनकम एक्सीड, ब्रैकेट में तो आपको डेफिनेशन बता दी कि लार्जर चैरिटीज क्या है, उसका एक बेंचमार्क बना दिया। चैरिटीज हुज एनुअली इनकम एक्सीड $10 मिलियन, $10 मिलियन से जो भी चैरिटीज एक्सीड करेंगी उनकी डेफिनेशन वो कहाँ फॉलो करेंगी, लार्जर चैरिटीज हैं, और उनका तो ऑडिट मस्ट होगा। नीडेड टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल में ऑर्गेनाइजेशन की हर एक जो है कि एक्टिविटी आ जाएगी, भाई CCTV सही नहीं है, गार्ड प्रॉपर नहीं है, इंटरनल कंट्रोल में सिस्टम आपके पास क्या लगे हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो आपका रिस्क कैसे मैनेज होगा, आपको उनको रिपोर्ट करना है। अब क्या हो गई, ये रेगुलेशन हो गई। जो भी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है जिनका रेवेन्यू क्या है, चैरिटीज एनुअल इनकम जिनका $10 मिलियन से ज़्यादा है, उनको क्या करना है, रिपोर्ट करना है उनकी इंटरनल कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की, आइदर वो इफेक्टिव है नहीं है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताता था, रेगुलेशन ब्रीच जो ऊपर आपका था कनेक्टेड था, अगर किसी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ने भाई ये रिपोर्ट नहीं की, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा मेरे भाई, आपकी रेगुलेशन को ब्रीच कर देगा वो, और अकॉर्डिंगली उसका क्या होगा, एक्शन ले सकती है आपकी रेगुलेटेड बॉडी, जो क्या कौन है, CSB, विद द रिपोर्ट बीइंग रिव्यूड बाय द चैरिटीज एक्सटर्नल ऑडिटर्स।
उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट को एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। भाई अब एक्सटर्नल ऑडिट डबल चेक चल रहा है, अगर एक्सटर्नल ऑडिट रिव्यू करेगा, अब सीएसबी ने अपने ऊपर भी नहीं रखा कि भाई मैं रिव्यू करूंगा, एक्सटर्नल ऑडिटर रिव्यू करेगा, जो एक्सपर्ट होंगे हम भाई रिव्यू करेंगे। कल को कोई भी मसला निकला तो क्या कौन, वो तो ऑर्गेनाइजेशन जाएगी भी जाएगी ही जाएगी, एक्सटर्नल ऑडिट भी जो है कि पकड़ा जाएगा। हमारे अब अगर आप देखते हैं लाइव न्यूज़ में, हमारे पास पाकिस्तान में डेलॉइट नहीं है, मैं प्रॉपर केस को वो नहीं कर सकता, लेकिन जो है कि यही चीज़ें हैं, उनको उनके ऊपर अगर फाइन्स लगते हैं या वो यहाँ से चली गई हैं तो इसी वजह से है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मसला इतना चल रहा था, ऑडिटर किस बेसिस पे उसको इग्नोर कर सकता है, उसके सामने ये चीज़ क्यों नहीं आई, सिंपल पे आई। लेकिन भाई छोटे मोटे मसले पे ऐसी चीज़ नहीं होती, बड़ा मसला है वो ऑडिटर के सामने से निकल कैसे सकता है। अगर ऐसे इश्यूज होते हैं तो फिर दोनों पे भाई बली आएगी, ऑडिटर भी तो जाएगा और वो तो ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, लेकिन ऑडिटर भी जाएगा भाई काम से। चैरिटीज एंड कमर्शियल सब्सिडीज होली ओन्ड बाय चैरिटीज और नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इन एराडेसा। भाई ये पॉइंट है काम का, अब याद रखें मेरे हिसाब से। अगर फेवरेबल में भी हो सकता है आपका पेस्टल यूज़ होता है, और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए या फंड्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपके पास भाई टैक्स है ही नहीं, टैक्स है ही नहीं, टैक्स हेवन कंट्रीज़ आपको कहीं याद है या नहीं, पनामा वनामा हमारे पास चला था, वो कंट्रीज जहाँ पे टैक्स सिर्फ है ही नहीं, सबको ही चाहते हैं वहाँ पे। भाई देखो टैक्स का मकसद क्या है, टैक्स आप जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, मैं सैलरीड भाई पर्सन हूँ, मैं जो कमाता हूँ मेरी कुछ ना कुछ ऐसा भाई गवर्नमेंट को चला जाता है। सब इंसान यही चाहते हैं कि यार जितना मेरा टैक्स बचे वो काबिल कबूल है। अगर मैं कहीं पे कोई ऐसी इनकम आ रही है जिस पे मैं टैक्स नहीं दे रहा, वो क्या हो जाएगी, मेरी ब्लैक मनी हो जाएगी। भाई मैं सोर्स जाहिर ही नहीं कर रहा गवर्नमेंट को जहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे टैक्स है ही नहीं, यहाँ पे टैक्स है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा, कहाँ से गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी भाई कि कौन कितना अर्न कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खेल सकते हैं इस पॉइंट पे के लिए कि भाई अगर न्यू कोई सेटअप करना है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकता है कि भाई टैक्सेस नहीं है एज एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई लूप होल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इससे बहुत सारे फ्रॉड एक्टिविटीज़, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ का भी खतरा है। तो इस तरीके से रखते हैं यहाँ ऐसे हाइपोथेटिकल, हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि क्या एग्जामिनर इस सेंस में हो सकता है टेस्ट करे हमारे लिए। अब हेरिटेज सब सेक्टर क्या है भाई, देखते हैं, पढ़ते हैं आपके साथ ही। मैनी चैरिटीज इन एराडेसा एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्विंग द कंट्रीज हेरिटेज एट अर्बन एंड रूरल साइट। क्या क्या है मकसद, क्या है इस कंट्री में, अगर जो है कि चैरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका मेनली जो मकसद है क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करना है हेरिटेज एट अर्बन एंड रूरल साइट। हेरिटेज मीन्स नहीं बताने की जरूरत, मुझे एग्जामिनर ने लिखा हुआ है हेरिटेज का मकसद क्या है भाई, मतलब क्या आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन देखें एग्जामिनर ने कितना बेसिक रखा हुआ है। मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ कि प्री सीन को जितना आप इजी लेंगे अपने लिए वो ज़्यादा बेहतर है, और जितना पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे आपको नहीं पता भाई क्या होता है हेरिटेज, आपको नहीं पता हिस्टोरिक प्लेसेस का, आपको नहीं पता म्यूजियम्स का, म्यूजियम में क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए है, क्या है, इन्होंने बता दिया कि भाई ये चीज़ होती है। टेंशन नहीं ले मेरे भाई, मैं दे रहा हूँ सब कुछ तुझे। हाँ एग्जाम के डे पे थोड़ा हार्ड कर दूंगा, लेकिन अच्छे से अगर ये पढ़ा होगा और समझा होगा तो वो भी तुझे हार्ड नहीं लगेगा। ये मेरी नहीं, एग्जामिनर की आपको सलाह है। तो टेंशन नहीं लेनी, जितना इजी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रखेंगे उतना ही कॉन्फिडेंटली आप पेपर को सोल्व करेंगे। भाई भले पेपर गंदा हो गया ना, पूरा करके आना है, टाइम पे करके आना है, पास हो जाओगे। ये टाइम मैनेजमेंट अपनी इसके एंड में मैं डिस्कस ज़रूर करूंगा, लेकिन खुल के ये तो बात बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। एक रिक्वायरमेंट को जितना टाइम देना चाहिए वही उतना ही देना है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया हुआ होगा, जितना रिक्वायर्ड है उसमें ही दो, उतना ही टाइम उसको दो। हो सकता है आप उस रिक्वायरमेंट को गलत एंगल में सोल्व कर रहे हो और दूसरी रिक्वायरमेंट आप सही से करो, तो ये जब माइंड में रखोगे ना, पर्टिकुलर टाइम दोगे, पर्टिकुलर टाइम में 1-2 मार्क का वो रह गया, छोड़ दो, दूसरी पे लग के जाओ।
क्या करो, दूसरे पे लग जाओ, एंड में टाइम बच जाए फिर उसको भी भले कवर कर दो, मसला नहीं है, कोशिश करो पेपर पूरा करो। इतना नहीं देखो कि यार ये वाली रिक्वायरमेंट तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है, मैं इसको अच्छे से लिख जाऊंगा तो इसमें से ही पास होगा। वो भाई 1-2% होता है, आप उसमें अपने आप को इतना भाई अपने पेपर के साथ इतना रिस्क ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। महंगा पेपर है, अच्छा पेपर है, इजी पेपर है, रुक जाता है तो फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो कोशिश करके पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लें, टेंशन ना लें। अगर किसी की रिपीटेटिव अटेम्प्ट है तो आपने हो सकता है यही गलती करी हो, तो दोबारा कोशिश करके गलती ना दोहराएं। जितना इजी रख के करेंगे, सिनेरियो को अच्छे से समझ के करेंगे, निकल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है मेरे भाई। हेरिटेज मीन्स थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू विच आर वर्थी ऑफ प्रिजर्वेशन। ऐसी पुरानी चीज़ें हिस्टोरिकल या कल्चरल जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, उसको अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो पता है भाई फ्यूचर में वैल्यू होगा, उसकी हिस्टोरिकल होने की वजह से क्या है, वैल्यू हो जाएगी। अब ज़रूरी है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज मेरी भाई नहीं है कोई खासियत की कोई कौन सी ऐसी कोई पुरानी चीज़ है, मतलब क्या एंटीक चीज़ है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंटीक पुरानी चीज़ों का शौक़ होता है, और जो हो गए अमीर ज़्यादा भाई उनका वैल्यू लगता है, वो पैसों में क्या हो रहा है, वैल्यू हो रहा है। तो यहाँ पे हेरिटेज का मकसद ये है कि भाई उनको रख करके प्रिजर्व करके उनकी वैल्यू होगी, तो उनका वहाँ से इनकम स्ट्रीम जनरेट हो रहा होगा। Charities in the heritage subsector conserve and maintain historical sites including buildings and museums, ठीक है, and objects kept at those sites। पहले तो क्या है, बिल्डिंग्स हैं, म्यूजियम्स हैं, उनको क्या करना है, मेंटेन करना, कंजर्व करना, उनको भाई मेंटेन अच्छे से करना, उनका ख्याल रखना, सब चीज़ें। और म्यूजियम्स में क्या होता है, नॉर्मल देखें, एक तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, एक जगह ही हिस्टोरिकल है। नॉर्मली किले होते थे जो भाई प्लेसेस, मतलब समझ लें आपकी, हमारे पास जहाँ से पाकिस्तान में सिंध में जाएंगे तो मोहनजोदारो है, घूमने जाएंगे तो वो मतलब आप बोलेंगे कहाँ आ गए हैं। अगर गर्मियों में कभी जाएंगे तो मैंने एक बार विजिट किया था गर्मियों में, मतलब परेशान हो गए, क्या हम घूमने आए हैं, मतलब ऐसा लग रहा था किसी कच्चे के, मतलब हम गांव में चले गए हैं, घूमने जा रहे हैं। लेकिन वैल्यू किया हुआ है भाई, ये हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है। वहीं पे म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है जहाँ पे पुराने जो भी उनको चीज़ें आज तक भी चलती रहती है, रिसर्च कोई ऐसी चीज़ मिल गई तो उनको क्या किया है प्रिजर्व, भाई ये वहाँ की करेंसी थी उस टाइम की, जब ये था, ये चीज़ थी, वो चीज़ थी, ये मिली, ये नहीं मिली। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को भी रखा हुआ है। तो उनका यहाँ पे क्या है, चैरिटीज़ का सब सेक्टर का काम क्या है कि भाई उनको प्रिजर्व करना, उनको मेंटेन करना। दे जनरली अलो पब्लिक एडमिशन टू द साइट्स। वो क्या करते हैं, पब्लिक, ऐसे ही जैसे हम घूमने गए थे, भाई आओ घूम के जाओ अपनी, अगर लेट सपोज टिकट रखी है, मैं बहुत साल पहले गया था, टिकट रखी है देने मुझे याद नहीं है, लेकिन टिकट रखी होती है तो उनको आप क्या करते हो, ये भी आपके लिए इनकम स्ट्रीम होती है विच दे मेंटेन। हेरिटेज चैरिटीज एम टू ब्रिंग हिस्ट्री टू लाइफ फॉर विजिटर्स। हिस्ट्री को क्या, देखें हम घूमने गए थे तो अब जो भाई शौकिया हैं वो क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि भाई कैसे यहाँ पे लोग रहते थे, ये था वो था। तो हिस्ट्री को वो क्या करना चाहते हैं, हमेशा ज़िंदा रखना चाहते हैं कि भाई ये भी हिस्ट्री थी, हमारे जो कि भाई पूर्वज थे, हमारे जो दादा थे, हमारे पुराने जो भी लोग थे, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, या ये चीज़ उनको, उनका मकसद क्या है, उस चीज़ को मेंटेन करना है। They seek to encourage public appreciation of and participation in heritage. This includes encouraging members of the public to visit sites and work for charities as unpaid volunteers. Encourage करते हैं कि आए, और उनको इस तरीके से भी encourage करते हैं कि पब्लिक सिर्फ आए ना, काम करे एज एन वॉलंटियर्स, अनपेड वॉलंटियर्स का मतलब क्या है कि देखें लोगों की, अब सबकी ये, काफ़ी हमारे दोस्त जो है कि ऐसे काम कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला, अब तक मैं नहीं कर पाया। आपने 2-3 हफ्ते या 1 महीने की वॉलंटरली वीकेंड्स पे होता है, आप जा सकते हैं। मैं आपके लिए वीकेंड्स पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स करवा रहा होता हूँ तो मैं नहीं जा सकता। वीकेंड्स पे जाके भाई आपने एक्टिविटीज़ कर ली, आप कॉलेज, अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। मेरे एक दोस्त गए थे, वो टीचिंग स्कूल्स में जो है कि जाके बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाना उनसे, एज एन वॉलंटरी काम कर दिया। आपको एज एन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आपके लिए भी होता है, आप अपनी सीवी में शो कर सकते हैं कि भाई हमने काम किया वॉलंटरली। आपकी एक अच्छी इमेज जाती है कि यार एक्टिवेट हैं भाई इन चीज़ों में। और अनपेड मतलब एथिकली आपका मोरल थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ होती हैं। लोगों का सबका अपना अपना है, लोगों को पॉजिटिव फील होता है कि यार मैंने किसी के लिए अच्छे के लिए काम किया बगैर किसी पैसों के लिए। वो उस
जो है कि अपने वक्त को जस्टिफाई करने के लिए अल्लाह पाक के सामने कि भाई हमने भी कोई थोड़ा ज़िंदगी में अच्छा काम किया, मतलब ये है कि अपने आप को इंटरनली जो है कि सेटिस्फिकेशन के लिए जो वो चीज़ अब डिपेंड करता है वो लोगों के ऊपर। लेकिन ये क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं उनको इस चीज़ पे। हेरिटेज चैरिटीज़ आर आल्सो कंसर्न विद एजुकेशन। दे होस्ट विजिट from groups of school children and students at their site. Some establish formal links with school and universities. A number of charities provide training in conservation of and other activities. अब ये क्या है कि हेरिटेज इन चैरिटीज़ का ये भी मकसद है कि एजुकेट किया जाए लोगों को। देखें अब जो उसके लिए क्या करते हैं, स्कूल्स के साथ उन्होंने लिंक बनाए हुए हैं कि बच्चे आते हैं, भाई जाहिर सी बात है अगर आप लोग भी बचपन में कभी घूमने गए हो या नहीं घूमने गए हो तो आपको विज़िट करवाया जाता है, लिंक्स कर दिया। मतलब उन चैरिटीज़ वालों ने स्कूल वालों के साथ, प्रिंसिपल या उनके जो भी रिलेवेंट पर्सनल होंगे उनके साथ लिंक्स कर लिए कि भाई आएंगे, बच्चों को घुमाएंगे, बच्चों को पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या थी, और उनमें ही यहाँ से मोरल एक डेवलप होगा कि भाई हमें वॉलेंट्री भी लेट सपोज काम करना है, मतलब हर चीज़ सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। तो इस तरीके का भी उनका मकसद है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए। वो कहाँ से होता है, इस तरीके से होता है। The two largest heritage charities in Eradis are historical places HP, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंशाल्लाह कल की क्लास में फोकस कर रहे होंगे, which mainly looks after sites over 300 year old। किसको फोकस करते हैं भाई, जो 300 साल पुरानी साइट से। हल्के तो आना ही नहीं है ना भाई, कम वाली को नहीं देखते, कम वाली के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है। लिविंग द पास्ट LTP विच मेनली केयर्स फॉर साइट्स विच आर लेस देन 300 ईयर्स ओल्ड। भाई दो बड़ी आपकी हेरिटेज चैरिटीज़ हैं। HP जो है कि आपकी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, जो किनको देख रही होती हैं, वो ऐसी साइट जो 300 साल से ज़्यादा पुरानी है। और आपकी है भाई लिविंग द पास्ट LTP, जो 300 साल से कम है, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है। हेरिटेज चैरिटीज सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स। कौन से सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आपको हर एक चीज़ जानकारी यहाँ पे प्रीसीन में बता दी गई है। मैं तो ये समझता हूँ अगर आपने सिलेबस को ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और जो मैंने चीज़ें बताई हुई कि जिनको अच्छे से रटना है, याद रखना है, कहीं नहीं जाएगा पेपर मेरा बेटा आपका, कहीं भी नहीं जाएगा। इस प्रीसीन को अच्छे से पढ़ के अपनी प्रैक्टिस करो। जो भी पास पेपर हैं आपके, लिखने की करो, लिखने की ड्राफ्टिंग स्पीड अपनी विथिन टाइम पूरी करने की करो। जो फॉर्मेट्स हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखो। हर एक फॉर्मेट जो अगर आपका टेस्ट नहीं भी किया हुआ, मैंने आपको फॉर्मेट्स का तरीका पहली क्लास में बता दिया था। अगर नहीं है तो आप रिपीट करके दोबारा देख लें, एक अंदर का आंसर देख लें किस तरीके से करा हुआ है। फॉर्मेट्स रटे हुए होंगे, मैंने पहली क्लास में बताया था कि ढांचा आपको पता होगा, फिर आपको चीज़ें सिर्फ पुट करते हुए जानी है। SBL की यही खासियत है, आपके लिए चीज़ें ईजी हैं, लेकिन आपको वो ही नहीं पता होगा शुरू वाला स्टेप, तो आप तो फिर सोचते ही रह जाएंगे आप चीज़ों को डंप करने में। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया, अगर फॉर्मेट याद नहीं है नॉर्मली भाई लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल मार्क्स कटेंगे, कम से कम तुम कुछ तो लिखो। हर तरीका मैंने दिया हुआ है, लेकिन बेस्ट ये है कि आपको फॉर्मेट्स भी याद हो। जितने फॉर्मेट्स हो इतने नहीं है, और नॉर्मली आपको मैंने ये भी बताया हुआ है ज़्यादातर कौन सी चीज़ टेस्ट कर रहा होता है, तो इस चीज़ की टेंशन तो ले ही नहीं। मैंने आपको सब चीज़ बताया हुआ है। बस अभी आपका काम है, जो कुछ दिन बाकी हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से याद है चीज़ें, सिनेरियो अच्छे से याद है, रिक्वायरमेंट्स आपको एग्जाम डे के बता देगा, उनको अच्छे से समझना है और बस चीज़ों को तरीके से करना है। इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाएगा पेपर। मैंने आपको बताया था यहाँ पे होते हैं ट्रस्टीज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं ट्रस्टीज़। ट्रस्टीज आर इंडिविजुअल्स हु ओवरसी चैरिटीज एक्टिविटीज़। क्या करते हैं, ओवरसी। भाई ये डे टू डे काम है, नहीं ओवरसी कि सही हो रहा है, नहीं। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ओवरसी करना, स्ट्रेटेजिक चीज़ों में इनपुट देना अपना। जैसे आप लोग अब स्ट्रेटेजिक भाई लोग बनने वाले हैं, जैसे माशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर जैसे निकलेगा आप क्या हो जाएंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर हो जाएंगे आप। ठीक है, भले प्रैक्टिकल अपनी जर्नी जो शुरू करेंगे बेसिक से करेंगे, लेकिन आपका माइंड तैयार है, एक CFO के लिए तैयार है। CFO की जितनी उसकी जर्नी लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें वो कर रहा है, वो आप इस पेपर को पढ़ के आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। They are responsible for ensuring that it acts in accordance with its charitable objectives and constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर डेफिनेशन थी, जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से
हो रही हैं या नहीं। एंड कंप्लाइज विथ रेगुलेशंस, ट्रस्टीज शुड इंश्योर दैट द charities control and risk management system are effective and that the charity is managed with honesty and integrity। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड के चांसेस वो हैं, सब चीज़ें डाल ही किस पे दी गई हैं, ट्रस्टीज, क्योंकि मेनली यहाँ से ही ज़्यादा रिस्क होता है कि अपर मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व होती है वहाँ से फिर चीज़ों का क्या होता है, फंड को रोल ओवर किया जाता है भाई, आपके मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ों को एनहेंस किया जाता है और उनको ज़्यादा इनकरेज करके यहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है। तो सारा बर्डन उन्हीं के ऊपर ही है भाई। रेगुलेशंस को भी आप देखोगे, जो है कि आप रिपोर्टिंग पे भी आप देखोगे, ऊपर आपको इंटरनल कंट्रोल, और अगर याद है तो सीएसबी बोर्ड की ये रेगुलेशन बना दी गई थी भाई, क्या होगा कि आपको इन चीज़ों पे रिपोर्ट करना होगा। ये क्या दी रेगुलेशन थी, नहीं होगी तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ रेगुलेशन होगा और अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। They develop the charity's strategic direction in conjunction with executive management। जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, इनका मैनेजमेंट का रोल टॉप बीओडी का जैसे क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैटर्स में क्या होता है, रोल होता है, तो करते हैं और उनको रन जो है कि आपके जो है कि नॉर्मल जो डायरेक्टर्स होते हैं या मैनेजमेंट होती है उनको वो एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रस्टीज आर अकाउंटेबल फॉर चैरिटीज एक्टिविटी टू द चैरिटीज सपोर्टर्स। सपोर्टर्स की नीचे आपको डेफिनेशन दी गई है, लेकिन नॉर्मल आपको क्या है, स्टेक होल्डर जो भी होंगे। ट्रस्टीज आर अकाउंटेबल फॉर द चैरिटीज एक्टिविटीज टू द चैरिटी सपोर्टर्स, द चैरिटी सुपरवाइजरी बोर्ड एंड जनरल पब्लिक। जो चैरिटी को सुपरवाइजरी बोर्ड है कौन था, सीएसबी था, जनरल पब्लिक को, और जो सपोर्टर्स में आपके सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। नीचे आपकी डेफिनेशन भी दी गई है, अगर मैं आपको अभी ही कनेक्ट करवा दूं पेज के एंड में। स्टेक होल्डर्स who give money or non-financial resources, donors, volunteers, members, non-member visitors are sometimes known collectively as supporters। supporters यही है, घबराए नहीं, ऊपर यही चीज़ें आपकी कवर की हुई हैं इस पेज पे, टेंशन नहीं लें। मैंने कहा आपको यहीं से कनेक्ट हो जाए, नहीं तो आप स्टार देख के कंफ्यूज ना हो जाए कि ये स्टार क्यों लगाया हुआ है भाई। ट्रस्टीज आर नॉट पेड फॉर देयर टाइम एंड रिसीव नो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इस लाइन को पढ़ के आपका थोड़ा स्केप्टिकल माइंड और बढ़ जाना चाहिए। इनको पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे ही काम कर रहे हैं। आज के ज़माने में इतना काम वॉलंटरी, भाई जो काम कर रहे हैं ठीक है, वो नीचे डेफिनेशन सब आप पढ़ेंगे कि भाई आज आया कल चला गया, वो कोई नोटिस पीरियड पे नहीं है, कोई लीगल वो बाइंड नहीं है, लीगली वो बाइंड नहीं है कि आज आ सकता है या नहीं आ सकता, छोड़ के जा सकता है। ट्रस्टीज काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं भाई, इनका कोई ना कोई तो मोटिव होगा, तो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है किसका, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्दर इलीगल एक्टिविटीज़ का। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, executive managers or employees responsible for the day-to-day operation, they normally meet regularly as an executive board or committee। normally ये जो होता है normal। other paid employees include head office administration staff and staff working full or part time at the sites। भाई ठीक है, चैरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके भी घर में भाई बीवी बच्चे हैं, पूरा टाइम अगर ये काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको अपना घर भी तो चलाना है, तो इनको नॉर्मल ये पेड एम्प्लॉयज जैसे हम हैं भाई, कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पैसे लेके कर रहे हैं। वॉलंटियर्स कौन है भाई, वॉलंटियर्स कैरी आउट अनपेड वर्क एट चैरिटी साइट इन देयर स्पेयर टाइम, दे हैव नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू कीप वॉलंटियरिंग। भाई वो अपने स्पेयर टाइम में, मैंने आपको बताया जैसे मेरे दोस्त कर चुके हैं वीकेंड पे, भाई मैं लेट सपोज वीकेंड में फ्री हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी चैरिटेबल का कोई एक्टिविटी हो रही है, मैंने कहा भाई मैं भी ज्वाइन करूँगा, प्रॉपर हर चीज़ होती है। और इनके पास बाकायदगी से अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके पास आपको काम अगर करना है ना मेरा बेटा, एक साल से पहले जो है कि आपको फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऐसा नहीं है कि आपने आज बोला कि यार मैं काम करूंगा आज, तो वॉलंटरी में क्या है कि आप जाहिर सी बात है लीगली बाइंड नहीं है, आपने फॉर्म भरा हर चीज़, तो थोड़ा प्रॉपर चलते हैं कि आपके मंजे हुए लोग जो करना चाहते हैं उनको ही लिया जाए, क्योंकि आप लीगली बाइंड नहीं, आप एक हफ्ता गए, दूसरे हफ्ते आपका मूड नहीं हुआ, आपने मना कर दिया, कोई कुछ एक्शन नहीं ले सकता ना भाई, क्योंकि आप क्या है, आप ऐसे ही फ्री में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का इसका रिस्क है आपके पास। अगर आप ज़्यादातर डिपेंडेंट वॉलंटियर्स पे हैं तो आपके लिए क्या हो गई है, अलार्मिंग सिचुएशन होगी। अगर ऐसी कोई बात नीचे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेटेड होगी तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज़ को हाईलाइट करके अपने जहन में रखेंगे।
डोनर्स गिव मनीज टू चैरिटीज विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। डोनर्स में गिव ऑन अ वन ऑफ और अ रेगुलर बेसिस। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्यों बताई गई है, क्योंकि ये नीचे मेंबर्स भी आ रहे हैं, फिर आपके ध्यान में सवाल आएगा डोनर्स और मेंबर्स में क्या फ़र्क है। तो डोनर्स की डेफिनेशन क्या है, डोनर भाई पैसे देख के वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। भाई मैंने चैरिटी में दे दिया तो दे दिया, ठीक है। अब वो हो सकता है एक बार दें, वो उनका रेगुलर भी हो सकता है, भाई मंथली आपको दे रहे हैं, वीकली दे रहे हैं या डेली दे रहे हैं, तो डोनर्स इस किस्म के भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मेंबर्स। हम किस सिनेरियो को देख रहे हैं, हेरिटेज, जो भाई पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, म्यूजियम हो गए, आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, जहन में रख के अब इसकी डेफिनेशन बढ़े। मेंबर्स पे एन एनुअल फी और अ वन ऑफ फी फॉर लाइफ मेंबरशिप। लाइफ टाइम मेंबरशिप जो हमारी होती है वो मेंबर बन जाएंगे यार। हो सकता है आप एनुअली वो फ़ी पे कर रहे हैं जो आपने रखी होगी, या तो आपकी लाइफ टाइम की मेंबरशिप फ़ी उन्होंने पे कर दी, which gives them certain privileges depending on what the charities does। कि क्या चैरिटी कर रही है यहाँ पे। अब मैंने तभी बोला डेफिनेशन को याद रखें, हम किस सेक्टर में क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो चैरिटी जो काम कर रही है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस व्हिच मेंबरशिप गिव देम आर फ्री एडमिशन टू द साइट्स operated by the charity and voting at the charity's annual general meeting AGM including electing trustees। जैसे नॉर्मल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भाई आपके एजीएम में आके मेजर जो शेयर होल्डर है वो जाहिर सी बात है पार्टिसिपेट कर सकता है आपका वोटिंग राइट्स में। भाई आपकी कौन सा डायरेक्टर्स होगा, कौन सा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, या कौन से ऑडिटर्स होंगे, इस तरीके से मेंबर्स जो है कि आके आपका उनको इस तरीके की प्रिविलेज मिल रही है, वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स। ये चीज़ें आपको अगर होंगी जहन में, आप इसी चीज़ों में से एग्जामिनर क्या करेगा भाई, रिक्वायरमेंट्स बनाएगा आपकी। ये याद नहीं होंगी और आपने प्रीसीन पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, फिर आपके लिए चीज़ें अलार्मिंग होंगी मेरा बेटा। मेंबर्स डू नॉट ओन द चैरिटी एंड डू नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स डेट। वो किसका भाई काम था, गारंटर्स का। नीचे गारंटर्स का भी आ रहा है। वो जो है कि सिर्फ क्या उनको मिलेगी, मेंबरशिप फ़ी वगैरह पे कर रहे हैं। देखिए मेंबरशिप का ये आपके पास एक अथेंटिकेटेड, अब जाहिर सी बात है उनको प्रोमोट किया जा रहा है। अगर वो एनुअली फीस दे रहा है तो एक इनकम आ रही है जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइफ टाइम फीस जाहिर सी बात है अच्छी खासी फ़ी होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन ही सबसे ज़्यादा, और यही एक रेवेन्यू स्कीम सबसे ज़्यादा होती है। बाकी और भी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल एक्टिविटीज़ करके भी आ सकती हैं। नीचे और भी हैं चीज़ें, टेंशन ना लें, लेकिन उनको प्रोमोट किया जा रहा है कि भाई ये आपको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे। वेयर डोनर्स का ये सीन नहीं है, मेंबर्स के लिए ये चीज़ है। तो वो सिर्फ उनको कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, लेकिन कभी अगर मसला आता है, इंसॉल्वेंसी की तरफ जाता है, तो उनका कोई भी डेट पे करने में रोल नहीं होगा। नॉन मेंबर्स विजिटर्स। अब यहाँ पे आपको पता है जहन में क्या रखने की चीज़ है। आपने कहीं एग्जामिनर को ये बोल दिया ना कि अगर इंसॉल्वेंसी होगी तो मेंबर भी भाई उसमें रोल प्ले करेगा, मेंबर भी देगा। एग्जामिनर की ऐसी हटेगी, वो बोलेगा भाई तूने प्रीसीन भी नहीं पढ़ा, मतलब तूने मुझे इग्नोर किया, चल मैं तुझे इग्नोर करता हूँ, अगली बार फिर आइयो। फिर वो दोबारा बुलाएगा इस चीज़ पे। ये चीज़ बस जहन में रखनी है। जो चीज़ लिखी है उसका उलट कभी नहीं लिखना। ऐसे अच्छा है भाई नहीं लिखना, गारंटर्स का भी नहीं लिखना, नहीं लिख के है ना, गलत नहीं लिखना। क्योंकि वो बोलेगा भाई मैंने एक चीज़ बताई है कि मेंबर जो है कि डेट में, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मेंबर्स कभी भी उनका पार्ट नहीं होगा डेट पे करने में। वो किसके ऊपर जाएगा, गारंटर्स के ऊपर जाएगा। नॉन मेंबर विजिटर्स। नॉन मेंबर्स पे एन एडमिशन फ़ी टू हैव एक्सेस टू द साइट्स। जो नॉर्मल आपकी टिकट रखी होती है, भाई अगर जाना है म्यूजियम में, जाना है हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना है, जो आपकी फ़ी रखी होगी वो देगा, घूम के चला आएगा। भाई जितनी बार आएगा वो उतनी बार उसकी क्या होगी, चार्जेस दे के अपनी विजिट कर रहा होगा। गारंटर्स गारंटी है स्पेसिफाइड अमाउंट। क्या बताया था शुरू में ऊपर, स्पेसिफाइड अमाउंट, अपनी अमाउंट जो स्पेसिफाइड करेगा। अगर अमाउंट नहीं करेगा स्पेसिफाइड तो वो पूरा ही पे करने के वो क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। हेल्प सेटल अ चैरिटीज डेट इफ द चैरिटी बिकम्स इंसॉल्वेंट। ऊपर भी यही बताता, अगर इंसॉल्वेंट होती है तो नॉर्मली नहीं कि भाई ये प्रोजेक्ट करना है या ये हमारा मकसद है, अभी ये करने तो फंड कम पड़ रहे हैं, तो भाई उसके लिए आप डोनर्स पे जाओ, अपनी कैंपेन्स चलाओ। बट आर जनरली नॉट अदरवाइज इन्वॉल्व विद द चैरिटीज एक्टिविटीज़। नहीं तो वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। चैरिटी सुपरवाइजरी बोर्ड CSB क्या था, द CSB एक्ट ऑन
एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ एडवर्टाइजर गवर्नमेंट्स इन ओवरसीइंग चैरिटीज एक्टिविटीज़। ये बोर्ड है भाई गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, इनको मॉनिटर करता है। मीडिया स्टोरीज इन द मीडिया कैन इलस्ट्रेट द गुड वर्क चैरिटीज आर डूइंग। हाउएवर दोनों चीज़ें उसने कैसे देखें, इसी तरीके से हमें भी लिखना होता है। हाउएवर पहले पॉजिटिव करके फिर हाउएवर। लेट सपोज आपको पेस्टल में कोई ऐसी चीज़ मिल रही है भाई फेवरेबल भी है, आपने उसको बोला हाउएवर, हाउएवर करके आपने उसको ये भी बताना है कहीं पे अगर अनफेवरेबल भी हो रही है, भाई ये भी चीज़ हो सकती है। मीडिया आपके लिए क्या हो सकता है, अगर चैरिटीज़ अच्छा काम कर रही है तो ऐसे बात उनको हाईलाइट करेगा। अगर कोई चैरिटीज़ कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गई तो क्या होगा भाई, मीडिया कवरेज कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ अ बैड पब्लिसिटी। फॉर एग्जांपल स्टोरीज अबाउट चैरिटीज़ वेस्टिंग मनी। कोई ऐसी न्यूज़ फैल गई भाई कि चैरिटीज़ ऐसी कोई फालतू की एक्टिविटी में अपने पैसे जो है कि वेस्ट कर रहा है और मीडिया में आ गई, तो क्या हो जाएगा भाई, डोनर फिर आपके पास पैसे नहीं देगा। डोनर के पास न्यूज़ चली गई, डोनर बोलेगा भाई मेरा पैसे का सही जो है कि इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपकी इनकम पे आ जाएगा मसला। स्टेक होल्डर्स हु गिव मनी और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डोनर्स, वॉलंटियर्स, मेंबर्स, नॉन मेंबर विजिटर्स आर समटाइम नॉन कलेक्टिवली एज सपोर्टर्स ऑफ चैरिटी। यही चीज़ें ऊपर जो पड़े होते हैं ये आपके सब क्या हो जाएंगे, स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। अच्छी खासी और बेसिक तरीके से लेके एक मिनट ने आपको नॉलेज दे दी है। उसके बाद आपका आता है मेरे भाई हेरिटेज चैरिटीज इनकम। अब की इनकम कैसे आती है इनके पास, जो भी सोर्सेज हैं आपको बता दिए गए और बेहतरीन किस्म की डेफिनेशन के हिसाब से बता दिए गए हैं। चैरिटीज रेज मनी इन सेवरल वेज। कैसे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, डोनेशंस। चैरिटीज़ के लिए सबसे पहले क्या आता है भाई, इनकम स्ट्रीम उनका क्या है, डोनेशंस। चैरिटीज ऑब्टेन डोनेशंस इन वेरियस वेज, कॉन्टेक्टिंग पॉसिबल डोनर्स थ्रू द पोस्ट, बाय ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस, और गिविंग विजिटर्स द चांस टू डोनेट व्हेन दे विजिट द हिस्टोरिकल प्लेसेस। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में आपको सैलानी के आई थिंक बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे शॉप पे, ये वो क्या किया हुआ है आपको, मतलब इनकरेज करना है। लेट सपोज भाई आप डब्बा सामने रखा हुआ है, 10 रुपये खुले मिल रहे हैं, 20 रुपये मिल रहे हैं, भाई डाल दे भाई, सदके में डाल दे भाई। तो ये आपको क्या किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है कि भाई बॉक्स रखे हुए हैं आप डाल दो, कहीं और नहीं जाओ, 10 रुपये भी दे दे भाई, कहीं ना कहीं तो सदका जाए तुम्हारा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। चैरिटीज़ इनकरेज डोनेशन बाय एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट आपकी आ रही होती है, इंक्लूडिंग एडवर्ट्स ऑन टेलीविजन or on social media. Most charities have website which allow donors to donate on them. Charities retain contact detail of a previous donors and focus marketing campaign on obtaining further donation for them. इसको देख के कोई टॉपिक मेरे भाई याद आ रहा है, ये धुंधला धुंधला अगर कहीं पे पढ़ा हो शायद सिलेबस में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM जाके बुक में सर्च करना और एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना कि क्या होता था, कैसे होता था। कस्टमर पहले एक्वायर होता था, फिर उसको रिटेन करने के लिए क्या होता था, क्या अच्छे फैक्टर्स हैं क्या नहीं है CRM के लिए, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। मेंबरशिप एनुअल और वन ऑफ लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ऊपर जो चीज़ें बताई गई थी वही हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि यहाँ पे रेवेन्यू कैसे आता है या उनका इनकम का स्ट्रीम्स क्या है। इनको बोला जाता है रेवेन्यू या इनकम स्ट्रीम्स की कितने तरीके से इनकम भाई जनरेट हो रही है। उनके बाद डोनेशन से आ रही हैं, मेंबरशिप से आ रही हैं, एडमिशन फ़ीस से आ रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज से आ रही हैं। एडमिशन फ़ीस चार्ज टू नॉन मेंबर हु विजिट द चैरिटी साइट्स, ऊपर बता गया है, वही चीज़ लिखी हुई है। कमर्शियल एक्टिविटीज़, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, एक दिन ने भी थोड़ी मेहनत की आपके लिए लिखने के लिए। कमर्शियल इनकम कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मोस्ट साइट्स हैव कैटरिंग फैसिलिटीज़, ऊपर भी एग्जांपल देके बता के आया था यही चीज़। कैफेज और रेस्टोरेंट, भाई जहाँ पे आपकी साइट्स हैं आपने कैंटीन सिस्टम, आपने कैफ़े लगा दिया, होटल लगा दिया साइड पे, जाहिर सी बात है आपका बिजनेस हो रहा होगा। Smaller catering facilities may only provide snacks and drinks. Larger facilities will offer full meals. हो सकता है स्मॉलर में जाहिर सी बात है आपके पास छोटे छोटे ऑप्शन हो और जो है कि लार्जर फैसिलिटी में आपको फुल पूरी मील हो, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल कर दी जाए।
Charities may open some of their sites for hospitality events such as corporate events or weddings. Charities may open some of their sites for hospitality events. हो सकता है आपके लिए जो वो साइट्स हैं, लेट सपोज नॉर्मली आपके ओपन नहीं हो रही, वो क्या कर दें भाई, इवेंट्स के लिए, कोई ऐसी चीज़ के लिए आपके लिए ऑन कर दीजिए और उनसे क्या कर दीजिए, एक अमाउंट चार्ज कर दी जाए। लेट सपोज कोई भाई हैं अमीरजादे रईसजादे, वो बोल रहे हैं इस हिस्टोरिकल प्लेस पे मुझे वो करना है, शादी करनी है अपनी, जाहिर सी बात है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा चार्ज करके अपना सिर्फ ध्यान रखें कि कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस को कोई नुकसान ना हो, यही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होगा। जाहिर सी बात है शादी करनी है तो कुछ भी हो सकता है, हिस्टोरिकल प्लेस है, नीचे सब चीज़ें वो भी पढ़ेंगे कि उनकी मेंटेनेंस हर चीज़ें, वो हो सकता है आपका, ये मेरा हाइपोथेटिकल पॉइंट है, हो सकता है नुकसान कोई भी चीज़ें वो ध्यान में रखनी होगी, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। रेवेन्यू, अभी हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ से आ सकता है। उसने भी लिखा है चैरिटीज में ओपन सम ऑफ देयर साइट्स फॉर हॉस्पिटलिटी इवेंट्स, हॉस्पिटलिटी इवेंट्स सच एज कॉर्पोरेट इवेंट्स आर वेडिंग्स। कॉर्पोरेट इवेंट्स में फिर भी हम समझ सकते हैं कि भाई ठीक है बड़े बड़े लोग आएंगे, इसमें भी सब्जेक्टिव है, जाहिर सी बात है अगर बच्चों को भी लेके आए साथ में तो एक रिस्क एग्जिस्ट करता है। मोस्ट साइट्स आल्सो हैव शॉप्स, स्मॉलर शॉप्स में जस्ट सेल गाइड बुक और देयर और अदर आइटम्स कनेक्टेड टू दिस साइट्स। अब आपने भाई साइड पे छोटे छोटे दुकान लगा दिए, बुक्स रख दी, उसी से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसको आप उसके बुक्स भी रख दिए कि क्या था, यही बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड व्हेन द साइट वाज इन यूज़। भाई बुक बना दी, पूरी कहानी छपी हुई है कि भाई ये जगह है, लेकिन जब ये इस्तेमाल में थी, जब ये यहाँ पे लोग रहते थे, जिनको हमने मिसाल बना के यहाँ पे जिनके लिए हमने ये प्रिजर्व करा हुआ है, तब क्या सिचुएशन थी, एक बुक बना दी। भाई बुक जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट के हिसाब से आप सेल करोगे, प्रॉफिट रख के कुछ ना कुछ। लार्जर शॉप सेल अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज ग्रीटिंग कार्ड्स, टॉयज, हाउस होल्ड आइटम्स, क्लॉथिंग एंड बैग्स। सम ऑफ द आइटम में बी ब्रांडेड विद द चैरिटीज लोगो। भाई आपने चैरिटी का लोगो लगा दिया, चैरिटी को भी प्रमोट कर लिया, आपकी चीज़ 100 की आपने 150 की बेच दी, 200 की बेच दी, आपने धंधा भी कर लिया, आपको प्रॉफिट भी मिल गया, आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर ली। A small number of charities in India also operate shops which are not at their sites पे नहीं है, but which are located in shopping areas। भाई आपने जो है कि शॉपिंग एरियाज में भाई आपने शॉप्स लगा दिए, कहीं पे मॉल पे, कहीं पे जहाँ पे मार्केट वगैरह है वहाँ पे अपनी शॉप लगा दी। These shops sell the same items which are sold at the charity site. Some charities also sell their shop products online। अब ये क्या कर दिया, आपको लिमिटेड नहीं कर दिया कि भाई साइड पे आकर ही अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लोगो वाइज, चैरिटी वाइज कोई अच्छी चीज़ बेच रहे हैं, लेट सपोज आपको वहाँ पे जाके खरीद करनी है, नहीं, आपके लिए अलग अलग जगह है। लेट सपोज हम ब्रांडेड कोई भी चीज़, भाई हर्ष पपीज का जूता चाहिए, भाई एट्रियम में नहीं है, भाई हाइपर में ले लो, हाइपर में नहीं है, ओशियन मॉल में ले लो, भाई यहाँ पे नहीं दो वहाँ पे, अलग अलग कैटेगरी। भाई साइड पे नहीं आओ, आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, इस शॉपिंग एरिया में, शॉपिंग मॉल में लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप वही प्रोडक्ट्स ले सकते हो, या तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, ये भी ऑप्शन रखा हुआ है कि ये, लेकिन स्मॉल नंबर ऑफ चैरिटीज़ हैं उस कंट्री में जहाँ पे ये ऑपरेट करती हैं। इनकम हो गई, अब आते हैं एक्सपेंडिचर्स पे। हेरिटेज चैरिटीज एक्सपेंडिचर्स। चैरिटीज इनकर द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर्स। क्या? साइट ऑपरेटिंग कॉस्ट, जाहिर सी बात है जो साइट आपकी यूज़ हो रही है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। दीज आर डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क एट द साइट। जो काम कर रहे हैं भाई उनको कुछ नहीं देते खाने पीने के लिए, आप जाहिर सी बात है उनको सैलरी तो देंगे, वो जगह अगर यूज़ है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी चीज़ें ज़रूरत की होंगी, कुछ ना कुछ तो खर्चे हो रहे होंगे, उनके कॉस्ट। साइट मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन कॉस्ट, उनको मेंटेन करना, उसको कंजर्व करने के लिए कॉस्ट जो लग रही होगी। साइट रिक्वायर्स वेरिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड कंडीशन। जाहिर सी बात है एक आपने साइट को ही आपने जो है कि प्रिजर्व किया है एक लोकेशन को, वो बेटा जादू तरीके से तो नहीं बनी हुई ना, वक्त के साथ हर चीज़ की क्या है, लाइफ है। ज़मीन की हम बोलते थे लाइफ नहीं है, लेकिन जो है कि बिल्डिंग की जाहिर सी बात है लाइफ है, वो आज नहीं तो कल वो कमज़ोर होनी है, गिरेगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लगेगी। सम मेंटेनेंस टेक प्लेस रेगुलरली थ्रू आउट ईच ईयर एंड मे बी अंडरटेकन बाय द चैरिटीज एम्प्लॉयज
चैरिटीज एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉई हो वो भी इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, आपने बंदे ऐसे रखे हुए हैं जो इस चीज़ के लिए मेंटेनेंस के लिए ही हैं। और आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स वो किससे में आएंगे, समटाइम मेजर वन ऑफ प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन बाय आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स। कोई बड़ा काम है भाई आपको पूरे ही, और जो है कि उस प्लेस का जो है कि आपको हालात ख़राब लग रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए आपने पूरा कॉन्ट्रैक्टर ही हायर कर दिया, प्रोफेशनल हायर कर दिया, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल बंदे से नहीं होगा जो हमारे पास हैं, तो ऐसी बात उसकी अपनी एक कॉस्ट होगी उस तरीके से भी। Charities also incur cost conserving historical objects at their sites. These objects often require complex treatment carried out by a specialist. आपने भाई कोई ऐसी चीज़ प्रिजर्व की है, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए उसको कंजर्व करना, उसको मेंटेन, उसको उसी हालत में रखने के लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो भी जाहिर सी बात है एक स्पेशलिस्ट की कॉस्ट, उसको रिक्वायर्ड मटीरियल, रिक्वायर्ड आइटम्स को जो है कि कॉस्ट लग रही होगी हर चीज़ की। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, दीज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग एंड मार्केटिंग द चैरिटीज एक्टिविटीज, आल्सो द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मेंबरशिप, दे आल्सो इंक्लूड द सैलरी कॉस्ट of the charity's executive management and other head office administration staff. Charities can suffer bad publicity and attract less support if administration costs are believed to be too high. जाहिर सी बात है जो भी आपके कॉस्ट लग रही होंगी, जो आपके पास पेड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कॉस्ट, वो जाहिर सी बात है जहाँ पे काम कर रहे हैं, खाना पीना चाय पानी भाई जो भी है उसकी एक कॉस्ट लग रही होगी, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आ रहे होंगे, और उसमें बैड पब्लिसिटी आ सकती है अगर वो उसमें जो है कि हाई कॉस्ट लगाए, क्योंकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऐसे लोग हायर करके बैठे हैं भाई जिनका टेंशन ही ख़त्म नहीं होते, आपने उनको बहुत ज़्यादा है जो है कि पे रखा हुआ है, भाई ऐसे लोग ढूंढें जो कम पैसों पे काम करना चाहते हो, नहीं तो क्या हो जाएगी, बैड पब्लिसिटी हो जाएगी मेरे भाई। बैड पब्लिसिटी मीन्स आपकी डोनेशन, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम पे फ़र्क पड़ सकता है। हेरिटेज चैरिटीज चैलेंजेस, अब आते हैं चैलेंजेस, क्या भाई चैलेंजेस हैं। द प्रिंसिपल चैलेंज वो चैरिटीज फेस इज द वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच कैन कॉज डिटोरेशन इन द साइट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विच दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व। सबसे बड़ा तो भाई देखें उनका प्रोडक्ट क्या है, देखें सब एक बिजनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद है भाई, जो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट ही वही है कि भाई हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल आइटम्स या ऑब्जेक्टिव ना, हम वो भाई हिस्टोरिकल प्लेस, मैंने वही बताया, एक बिल्डिंग या एक घर आपने बना के रखा हुआ है, कितनी देर भाई टिकेगा, और यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही क्या है, जो हमारी ये 300 साल पुराने ही जो कि चीज़ें साइट्स को इनका प्रिजर्व करने का काम है, जितना पुराना उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, यही है चैलेंजेस सबसे ज़्यादा, उसको मेंटेन रखना भाई। उसको अगर आप नया बना के रख दोगे तो फिर वो पुराना कहाँ रहा, वो फिर हमारे लिए हिस्टोरिक कहाँ रहा, वो हमारे लिए हेरिटेज कहाँ रहा, अगर उसको मैं नया ही बना दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात। सबसे ज़्यादा मसला जो है कि ये चीज़ आपको हाईलाइट करके रखनी है भाई, काम की चीज़ है, सबसे बड़ा चैलेंज है। These include the passage of time and natural conditions such as high humidity, pollution and violent weather conditions caused by climate change can accelerate deterioration of a result in a significant damage, wear and tear from having a large number of visitors can also affect sites. यही चीज़ मैंने वो बताई थी, कोई खोलते हैं सिर्फ इवेंट्स के लिए, जाहिर सी बात है जितने विजिटर्स आएंगे ये चीज़ करेगी इफेक्ट। बैड वेदर, सब चीज़ें, बारिशें भाई हो रही हैं, जितना हो रहा है उसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। बैड आपका क्या होगा, बैड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से भी आपकी वो है कि जो है कि हिस्टोरिक प्लेसेस पे मसला आ रहा है, ये वो, ये सबसे बड़ा क्या है चैलेंजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। Larger charities are also dependent on recruiting sufficient volunteers to ensure larger charities, हमारी ऑर्गेनाइजेशन याद रखें नीचे जो हम करेंगे वो लार्जर, दो ही लार्ज थी जो कि एक में HP थी, एक में वो LTP थी, जो भी थी हमारी, जो हमारा यहाँ पे रिलेवेंट इतना नहीं है तो हम HP पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लार्जर, उनको क्या मसला हो रहा है, larger charities are also dependent on recruiting sufficient volunteers to ensure there are enough staff at each site.
वॉलंटियर्स आर अनपेड, द सेविंग चैरिटी सैलरी कॉस्ट, जाहिर सी बात है कॉस्ट सेव करने में आ रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो चाहेगी ऐसे ही हमारे पास वॉलंटियर्स हों भाई। बट देयर आवर्स एंड अटेंडेंस में नॉट बी रेगुलर एंड दे में डिसाइड टू स्टॉप वॉलंटियरिंग सडनली। ये रिस्क आपका है, ये ऐसी चीज़ें ये आपको ध्यान में रखनी है भाई। अगर एग्जामिनर बोले कि भाई मुझे रिस्क ढूंढ के दे, फिर क्या करेंगे, नीचे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक ये चैलेंजेस हैं। इसमें हो सकता है फर्दर आप जो रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दिए गए होंगे आप उसको सेक्टर वाइज कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ फोकस रखने वाली है, क्योंकि रिस्क तो उसका फेवरेट टॉपिक है भाई पूछने वाला। हेरिटेज चैरिटीज फेस द चैलेंजेस दैट नॉन हेरिटेज चैरिटीज आर आल्सो सीकिंग डोनेशंस। भाई मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि चैरिटीज़ अलग अलग मोटिव से हो सकती हैं। यहाँ पे हेरिटेज वाली हैं, कोई हेल्थ सेक्टर को टारगेट कर रहा होगा, कोई एजुकेशन सेक्टर को टारगेट कर रहा होगा। अब चैरिटीज़ आपस में भी तो एक किस्म से कॉम्पिटिटर है ना यार। एक मैंने यहाँ पे चैरिटीज़ तीनों रख दी भाई, ये हेरिटेज वाली है भाई, ये चैरिटी हो गई, एक हो गई मेरे पास हेरिटेज वाली, एक हो गई एजुकेशन वाली, एक हो गई हेल्थ वाली। अब डिपेंड करता है मेरा डोनर किस चीज़ के लिए ज़्यादा विलिंगनेस है पे करने के लिए। मैंने जो दो चीज़ें रखी हैं हो सकता है वो उन ज़्यादा के लिए हो भाई। वो बोल रहे हैं यार हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, भाई क्या ही हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ। किसी इंसान की जान बचाऊं, किसी इंसान को पढ़ा लूँ यार, एक को पढ़ाऊँगा शायद इसकी पीढ़ियाँ संवर जाएँ, उसका फोकस तो आपस में कंपटीशन इस चीज़ पे भी चलेगा। क्योंकि डोनर्स की क्या थॉट्स हैं, जितनी जाहिर सी बात है इस सेंस में क्या होगा, उसका एक चैलेंजेस क्या है, हेरिटेज चैरिटीज फेस द चैलेंजेस दैट नॉन हेरिटेज चैरिटीज आर आल्सो सीकिंग डोनेशन। वो भी जाहिर सी बात है डोनेशन चाहिए। अब एक बंदा हर जगह तो डोनेशन नहीं दे रहा होगा ना, या तो हो सकता है भाई वो 1500 देना चाहता है, 500 दे, जाहिर सी बात है कम हो गई ना यार। हो सकता है लेट सपोज वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन को 1500 देना चाह रहा हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1500 हो गई, लेकिन वो 500 करके दे देगा, सबके लिए कम हो जाएगी। तो कंपटीशन तो है मेरे भाई, इनकम है, आप ये समझ लें। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, डोनेशन इनकम है। पोटेंशियल डोनर्स आर लाइकली टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम मेनी चैरिटीज which or in the news at a particular time may raise considerable sum of money। जो अच्छी पब्लिसिटी के लिए होगी जाहिर सी बात है वो रेज कर लेगी। बट दिस may mean that donors give less to other charities which they normally support। यही बताया कि जाहिर सी बात है हो सकता है वो फिर कम कर दें अपना उस सेंस में। एट द प्रेजेंट there is a recession in Odisha and as a result many charities have seen a fall in donation। काम की बात भाई याद रख लो। At present there are recession in Odisha and as a result many charities have seen a fall in donation। सीधी सी बात है, डोनेशन बंदा तब देगा एक आपकी रिसेशन चल रहा है, रिसेशन मीन सब पे इम्पेक्ट आया होगा, आपकी चीज़ें महंगी हो गई होंगी, आपका सैलरी जो बंदे होंगे वो अपना बर्डन जाहिर सी बात है पूरा कर रहे होंगे उस चीज़ में, उनके पास पैसे होंगे, अपना सर्वाइवल उनका डिफ़िकल्ट हो रहा होगा। वो कहाँ आपकी जो कि घूमने में इंटरेस्टेड होगा, म्यूज़ियम आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस में, आपको डोनेशन देने में कहाँ वो इंटरेस्टेड होगा। पहले तो वो अपना घर संभालेगा। जो बिजनेसमैन होंगे उनका जाहिर सी बात है बिजनेस पे इफेक्ट आया होगा, वो डोनेशन तो तब करेंगे ना जब उनको अच्छा खासा अच्छा लाइफ स्टाइल हो, वो अच्छा रिसेशन में ना जा रहा हो, इकोनॉमी आपकी बूम कर रही हो। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन एज एन पूरी इंडस्ट्री के लिए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो होगी ही होगी। तो हमने एक्सपेंस भी कवर कर लिया और चैलेंजेस भी कवर कर लिए। अब आपका आता है लास्ट पार्ट जो कि आपके सिंपल हेरिटेज चैरिटीज़ के क्या हैं मेरे भाई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी बताए थे मैंने, पढ़ाए थे, और KPIs हम क्या करते हैं, इससे हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मेजर होते हैं मेरे भाई। सिंपल डेफिनेशन के 2 टॉपिक्स पढ़ाए थे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल फैक्टर्स भी दिए गए और आपके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी दिए गए हैं। क्या है भाई, सबसे पहले फाइनेंशियल में इनकम, मेंबरशिप फीस, डोनेशंस, साइट एडमिशन फीस। अब मैं इनमें डेप्थ में क्यों नहीं घुस रहा, क्योंकि आपको डेफिनेशन सब चीज़ पता है, आपको ना पता होती मेंबरशिप फीस क्या होती है, डोनेशंस क्या होती हैं, फिर मैं इसमें घुसता। ये फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं भाई, जितने आपका एक कॉम्पिटिटर सामने रखा जाएगा, इस भाई मेंबरशिप फीस में आपको 1000 इनकम आ रही है, इसको 900 आ रही है, तो आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं।
भाई आपकी डोनेशन 1000 है, इसकी डोनेशन 1500 है, भाई इसमें आप जो है कि मार खा रहे हैं। इस तरीके से एनालिसिस होगी। अब हो सकता है क्या आपके सेक्टर वाइज, आपके ऑर्गेनाइजेशन वाइज क्या चीज़ें दी गई हैं। साइड एडमिशन फीस, इनकम फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटीज़ बता चुका हूँ, शॉप्स एंड कैटरिंग मेंशन भी कर दिया। इनकम जनरेटेड पर विजिटर फ्रॉम शॉप्स एंड कैटरिंग एक्टिविटीज़ मिक्स कर दिया उन्होंने कि भाई जो विजिट कर रहा है और कैटरिंग और उसमें भी आपका जो भी आपका इनकम आ रही है वहाँ पे। उसके बाद है एक्सपेंडिचर, साइट ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसमें क्या होगा भाई, आपकी 500 आ रही है, सामने वाले की 600 आ रही है, कौन किसकी बेहतर है, पता है किसकी बेहतर है परफॉर्मेंस, 500 वाले की या 600 वाले की। एक्सपेंडिचर है तो बेहतर, यहाँ ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस जितना जितना इसका ज़्यादा, जाहिर सी बात एट द एंड उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। साइड मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑपरेटिंग मार्जिन, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये कुछ आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जो कि हम क्या देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसके बाद आप क्या जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, जिसमें सबसे पहले आपकी क्या है कमिटमेंट, नंबर ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पे देखिए मेंबर्स, ये आपके जो है कि नॉन फाइनेंशियल है। भाई आपके मेंबर जो है यहाँ पे लेट सपोज 15 हैं, ये 15 मेरे लिए सिर्फ कोई चीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 15। अब डिपेंड करता है आपने मेंबरशिप फ़ी कितनी रखी हुई है, 500 रखी हुई है मेंबरशिप, अब उसने कौन सी ली हुई है, एनुअल ली हुई है भाई या लाइफ टाइम ली हुई है, वो डिपेंड करता है। जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा जो भी ये दे रहा है, फिर मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंडिकेटर हो जाएगा। जब तक सिर्फ नंबर की हद तक है वो मेरा क्या रहेगा, मेरा बेटा नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर रहेगा। डोनर्स, ऊपर देखिए नंबर ऑफ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डोनर्स कितने हैं, वॉलंटियर्स कितने हैं, विजिटर्स टू साइट्स कितने हैं। इसकी क्या कमिटमेंट है, ये जितने ज़्यादा होंगे आपके पास वो इतना ही आपके लिए फैक्टर ज़्यादा है। आप नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर के हिसाब से आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नंबर ऑफ एजुकेशनल विजिट्स टू साइट, कितने आपके भाई जितने ज़्यादा एजुकेशनल विजिट्स आपके ज़्यादा होंगे उससे क्या होगा, ट्रेनिंग डेज फॉर स्टाफ एंड वॉलंटियर्स, ट्रेनीज एम्प्लॉयड। 3 चीज़ें यहाँ पे आपकी, एजुकेशनल विजिट जहाँ पे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बच्चों को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं कि एजुकेट करना, हिस्ट्री से बच्चों को लिंक करना। बच्चे लिंक हो गए तो आपका फ्यूचर इस साइड में क्या है कि आपका कनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं। ट्रेनिंग डेज फॉर स्टाफ एंड वॉलंटियर्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, ऊपर से हर चीज़ को कनेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज फॉर स्टाफ एंड वॉलंटियर्स, कितने दिन भाई आपने स्टाफ को और वॉलंटियर्स को ट्रेन करने में लगाया, और ट्रेनीज एम्प्लॉयड, कितने आपने ट्रेनीज को एम्प्लॉय कर दिया। भाई एम्प्लॉयमेंट, भाई आपके पास लेट सपोज ये वॉलंटियर आ रहा था बंदा, सिर्फ इसकी सोच ये थी कि भाई मुझे शायद कोई नौकरी मिल जाएगी, उसको नौकरी नहीं मिल रही, कहीं आपको काम के लिए इसको ये काम समझ आ गया, वो नौकरी चाहता है, आपने ट्रेनीज को भाई हायर कर दिया। तो इससे क्या होंगे, और लोग इनकरेज होंगे कि भाई जिनको नौकरी की ज़रूरत है वॉलंटरी काम करें, फिर आप उनको क्या कर दें भाई, जॉब दे दें। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन कंजर्वेशन ऑब्जेक्ट्स वर्कड ऑन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, कितने घंटे आप लगा रहे हैं कंजर्वेशन, क्योंकि आपका मेनली प्रोडक्ट ही वही है और उसको आपको मेंटेन करके रखना है। ऑब्जेक्ट्स वर्कड ऑन, कितनी चीज़ों पे आपने काम किया और कितने पे मेंटेनेंस प्रोजेक्ट कंप्लीट आपने, भाई पूरा एक आपका प्रोजेक्ट था, मल्टीपल चीज़ों पे आपने, जैसे वो बताया था कि आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर को देंगे ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, कितने कंप्लीट कर लिए भाई आपने। 5 आपने रखे हुए थे, 4 आपने कंप्लीट कर दिए, अच्छे में जा रहे हैं, 5 आपने रख दिए, इतना टाइम लगा दिया, अभी तक 1 कंप्लीट हुआ है, तो वो आपके लिए परफॉर्मेंस बुरी मानी जाएगी। सेटिस्फेक्शन, फीडबैक फ्रॉम मेंबर्स एंड विजिटर्स, फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर्स, परसेंटेज ऑफ एनुअल मेंबर्स रिन्यूइंग।
अब ये क्या है बेटा, केपीआई मैंने आपको क्या था सीएस आपके जो है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सीएसएफ को क्या करता है, मेजर करता है। तो कैसे करेंगे ये आपके भाई, आप मेंबर्स और विजिटर्स से आप क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, भाई बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उससे आप अपनी क्या करेंगे, रिजल्ट आप अपना जज करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड वॉलंटियर्स, जो आपके लिए ही काम करने आ रहे हैं, उनसे आप फीडबैक लें कि ट्रेनिंग कैसे जा रही हैं, आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो आपके पास छोड़ के चले जाएंगे, एम्प्लॉयज़ भी अगर छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप एक छोड़ के चले गए तो जाहिर सी बात है आपको हायर करने में मुश्किलात होगी, आपकी बैड पब्लिसिटी हो जाएगी, भाई यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं टिकते, जाहिर सी बात है फिर लोग कहेंगे यार माहौल अच्छा नहीं है, लोगों के साथ क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ पे फीडबैक लेके उस पर काम करना होगा आपको। एनुअल मेंबर्स आपके कितने रिन्यू हो रहे हैं, मतलब आपके मेंबर सेटिस्फाइड हैं आपके काम से, अगर नंबर रिन्यू हो रहे हैं तो आपके मेंबर्स आपके काम से रिन्यू है भाई, खुश हैं, नहीं कर रहे तो आपके काम से खुश नहीं है और आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है ये चीज़। एनवायरनमेंट, अब यही जो चीज़ें हैं ना सीएसएफ केपीआई आपकी इंडस्ट्री से कनेक्ट करेगा नीचे कहीं ना कहीं। ग्राफ दिए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा आज की क्लास में, अगर आप दोनों क्लासेस साथ देख रहे हैं तो देख लीजिएगा साथ ही साथ, नहीं तो गैप करके ये थोड़ा पढ़ के थोड़ा सुकून लेके वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपके साथ साथ जब मैं एनालाइज करूँगा तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। एनवायरमेंटल में रिसोर्सेज कंजम्पशन, भाई जो एनवायरमेंटल के भाई फ्रेंडली हैं या जो एनवायरमेंट को हमारे को जो कि डैमेज या ख़तरा पहुंचा रहे हैं या नुकसान आते हैं, उस हिसाब से आप किस तरीके के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं तो आप उनको जितना कम कर सकते हैं कम यूज़ करें। परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, वेस्ट एंड रिसाइकलिंग रेट्स, एमिशंस, ये सब चीज़ें आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये आपको याद रखने, अब एग्जामिनर ने देखे ना आपको पूरी चीज़ें दी हुई हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, जब हमने एग्ज़ाम दिया हुआ है, जब प्री सी नहीं होता था तो हमें ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, हम सिनेरियो को भी वहीं 45 मिनट्स में देख रहे हैं, सब चीज़ करके वहीं पे अपनी नॉलेज जो बन रही है हम देख के जो है कि लिख रहे हैं भाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब आपको पहले चीज़ें दी गई हैं, आप सीनियर्स को समझ सकते हैं। KPI वहाँ पे ही हमें जो है कि भाई CSF बता देगा, बोला भाई KPI बताओ, CSF बनाओ क्या होंगे इसके, तो वो बनाना यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। अब इससे ही रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछेगा, बस आपको ये चीज़ें अपने माइंड में स्टक करके कोशिश करें अपने सवाल। आपका सिक्स सेंस क्या काम कर रहा है, आपने प्रॉपर पेपर के लिए तैयारी कर रही है और मुझे आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है, आपने प्रॉपर तैयारी कर रही है। मुझसे ज़्यादा आप अच्छे से रिलेवेंट बंदे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को इवॉल्व कर सकते हैं। भाई आप स्ट्रेटेजिक लीडर हैं, अभी क्या है, स्ट्रेटेजिक लीडर हैं। सोचें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखें जैसे मैंने गाइड किया है, फॉर्मेट्स को ध्यान में रखें, अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स पे ध्यान रखें। जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं सवाल, अपने आंसर वगैरह शेयर करते रहते हैं, मैं उनको टाइमली, जब कभी बिज़ी होता हूँ तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन उनको रिप्लाई दे देता हूँ, उनको फीडबैक दे देता हूँ कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कितना बेस्ट लिखा हुआ है। तो थोड़ा आपको जो है कि कनेक्टेड रहना होगा और अपनी मेहनत दिखानी होगी, इंशाल्लाह आपकी चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, आप पेपर पास कर लेंगे। विश यू गुड लक और हम अगली मीटिंग में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी टेस्ट की जाएगी, हिस्टोरिक प्लेसेस, इस पे हम पूरा अपना फोकस रखेंगे अपनी अगली मीटिंग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।